नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी का इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर स्वागत है, अभिनंदन है। और आज हम इस राजस्थान जिला दर्शन की क्लास में अध्ययन करने वाले हैं, वो है चित्तौड़गढ़ जिले के बारे में। तो आज हम इस चित्तौड़गढ़ जिले के बारे में अध्ययन करेंगे, वहाँ की ज्योग्राफी, वहाँ का इतिहास क्या रहा आज तक, और वहाँ के जो पर्यटन स्थल है, उनके उद्योग हैं, उनका क्षेत्रफल और किस अक्षांश पर ये स्थित है, और ये किस रियासत के अंतर्गत प्राचीन समय में था, और वर्तमान समय में राजस्थान के न्यू पैटर्न के आधार पर इसकी स्थिति क्या रहती है, इससे बनने वाले क्वेश्चन किस तरह के हैं और किस तरह से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इन सभी के बारे में हम आज चर्चा करने वाले हैं। तो चित्तौड़गढ़ की भूमि को शौर्य, गौरव और विकास के संगम, यानी कहें तो त्रिवेणी संगम के रूप में माना जाता है, और इसका जो प्रतीक के रूप में अगर कहें तो विजय स्तंभ आज भी एक शौर्य का प्रतीक माना जाता है। इसके साथ साथ में हम चित्तौड़गढ़ में किस तरह से साके या जौहर हुआ, उनका हम सर्वोच्च जिन्होंने बलिदान दिया, उनके बारे में हम अध्ययन करेंगे, और उनसे बनने वाले उन क्वेश्चनों के बारे में भी हम चर्चा करेंगे। तो ये आज की क्लास आपकी समस्त प्रतियोगी परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, और इसी से आपके क्वेश्चन हैं वो पूछे जाएंगे। इसके साथ साथ में चित्तौड़गढ़ जिले के उद्योग, जो सीमेंट उत्पादन में राजस्थान का प्रथम जिला कहा जाता है, उसके बारे में पढ़ेंगे। मातृकुंडिया, जिसे राजस्थान का हरिद्वार क्यों कहते हैं, इससे बनने वाले क्वेश्चन पढ़ेंगे। राणा प्रताप सागर बांध जो चंबल नदी पर बना हुआ है, इसकी क्या विशेषताएं हैं। तो आप इस क्लास को अंत तक जरूर देखिएगा, और यहाँ के दुर्ग के बारे में, कौन से युद्ध लड़े गए चित्तौड़गढ़ में, उनके बारे में हम अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले क्लास को लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए, और अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए जो प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करने वाले हैं। तो प्रिय विद्यार्थियों, हम चलते हैं क्लास की ओर, और आज की हमारी क्लास रहेगी चित्तौड़गढ़ जिला, और उसमें है सबसे पहले परिचय के बारे में। अगर चित्तौड़गढ़ के परिचय के रूप में देखें तो वीरता और बलिदान की भूमि क्यों कहा जाता है, तो चित्तौड़गढ़ है वो अपनी अदम्य वीरता, शौर्य और जौहर की गौरव गाथाओं के लिए विश्व प्रसिद्ध माना जाता है। यानी जो चित्तौड़गढ़ जिला है, वो यहाँ पर अनेक शासक हुए थे, जिसमें बप्पा रावल हो, राणा सांगा हो, या फिर राणा कुंभा हो। इन्होंने कभी भी हार नहीं मानी थी, और वो अपनी आन और बान के साथ में जिए थे यहाँ पर। और अगर जौहर की गाथाओं के रूप में कहें तो यहाँ पर 3 मुख्य रूप से साके हुए थे। 1303 में किस तरह से हुआ, जो हम आगे पढ़ेंगे। 1535 में दूसरा साका, और तीसरा 1567-68 ईस्वी में जो साका हुआ, उसके बारे में, उनके बलिदान के बारे में भी हम चर्चा करेंगे। इसके बाद में अगर देखें तो यहाँ पर महाराणा प्रताप की प्रेरणा स्थली भी रही है, और मीराबाई की भक्ति भूमि भी रहा है। यानी चित्तौड़गढ़ जिला महाराणा प्रताप की एक प्रेरणा स्थली भी मानी जाती है, और इसके साथ साथ में जो कृष्ण भगत मीराबाई की भक्ति की गुणगान है, इस पावन भूमि पर गाए जाते हैं। इसके साथ साथ में अगर इसके उपनाम की अगर चर्चा करें चित्तौड़गढ़ के, इससे क्वेश्चन बनने वाला है कि चित्तौड़गढ़ का उपनाम क्या था, तो इसे राजस्थान के गौरव के नाम से जाना जाता है, और मालवा का प्रवेश द्वार के रूप में भी माना जाता है। यानी अगर राजस्थान के गौरव की बात करें तो वो चित्तौड़गढ़ जिला आता है, और राजस्थान की या मालवा का प्रवेश द्वार की बात करें तो वो चित्तौड़गढ़ ही आता है। क्योंकि गौरव का इसलिए क्योंकि यहाँ पर अनेक युद्ध लड़े गए थे। महाराणा प्रताप के संघर्ष के बारे में भी हम चर्चा करने वाले हैं, तो इसलिए उपनाम से राजस्थान का गौरव और मालवा का प्रवेश द्वार के रूप में जाना जाता है। इसी के साथ साथ में इसे शक्ति, भक्ति और त्याग का नगर भी कहा जाता है। यानी अनेक राजा शक्तिशाली शासक हुए, भक्ति के रूप में मीराबाई जैसी भक्ति, जो कृष्ण भक्ति वो थी, त्याग जो उन त्याग के बारे में भी हम चर्चा करेंगे। त्याग की अगर बात करें
पन्नाधाय के बलिदान का त्याग यहाँ से मुख्य माना जाता है, तो इसलिए इसे शक्ति, भक्ति और त्याग की नगरी कहा जाता है, तो वो है चित्तौड़गढ़ जिला। इसके साथ साथ में रोचक तथ्य की अगर बात करें तो गढ़ चित्तौड़ बाकी सब गढ़ेया, और ये प्रसिद्ध कथन जो दिया गया था वो अबुल फजल ने इस दुर्ग की विशालता को देख करके कहा था। यानी ये बहुत महत्वपूर्ण है, क्वेश्चन में पूछे जाते हैं गढ़ चित्तौड़ बाकी सब गढ़ेया, यानी गढ़ की अगर बात करें, दुर्ग की बात करें तो वो एक ही है, वो है चित्तौड़गढ़ का। बाकी सब गढ़ेया यानी छोटे छोटे किले हैं, दुर्ग हैं माने जाते हैं। तो ये कथन किसने कहा था? वो कहा था अबुल फजल ने कहा था इस दुर्ग के बारे में। तो याद रखना, गढ़ चित्तौड़ बाकी सब गढ़ेया, ये किसने कहा? अबुल फजल ने कहा था। इसके साथ साथ में रोचक तथ्य 2 नंबर अगर देखें तो ये राज्य का सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट के रूप में जाना जाता है, और यह एकमात्र ऐसा ऐतिहासिक किला है जहां आज भी कृषि की जाती है। यानी लिविंग फोर्ट के रूप में जो किला जाना जाता है वो है चित्तौड़गढ़ का किला, और इस किले में आज भी यहाँ पर कृषि की जाती है, इसलिए इसे लिविंग फोर्ट और कृषि वाला किला के नाम से जाना जाता है, क्योंकि इसकी दीवार के भीतर आज भी जो लोग घनी आबादी में निवास करते हैं और वहाँ पर घर, वहाँ बाजार और स्कूल, सब तरह के सिस्टम है वो उसी किले के अंदर ही स्थापित है, इसलिए इसे लिविंग फोर्ट के नाम से जाना जाता है। इस किले में कृषि इसलिए करते हैं क्योंकि जब आक्रमण का समय होता है, युद्ध का जब माहौल होता है, तो वहाँ पर अनाज की है किसी तरह की कमी नहीं हो, तो उस किले के अंदर ही कृषि की जाती है। तो एकमात्र किला यही है चित्तौड़गढ़ जहाँ इस किले के अंदर कृषि की जाती है। अब हम पढ़ते हैं स्थापना और इतिहास के बारे में। अगर चित्तौड़गढ़ की स्थापना अगर बात करें और इसके इतिहास की अगर बात करें तो सबसे पहले स्थापना और निर्माता की अगर बात करें तो 7वीं शताब्दी में मौर्य शासक था चित्रांगद मौर्य। कौन सी शताब्दी में? 7वीं शताब्दी में चित्रांगद मौर्य ने इसे बनवाया था, और प्रारंभिक जो नाम रखा था वो रखा था चित्रकूट, जो बाद में चित्तौड़गढ़ कहलाया था। यानी सबसे पहले इसकी जो स्थापना की गई थी चित्तौड़ क्षेत्र की, वो 7वीं शताब्दी में मौर्य शासक था चित्रांगद मौर्य। उन्होंने बनाया था इस किले को और इस क्षेत्र को, और इसके बाद में प्रारंभ में जो नाम दिया गया था इसको, वो दिया था चित्रकूट के नाम से, जो बाद में चित्तौड़गढ़ के नाम से जाना जाता है। गुहिल वंश का अधिकार कब हुआ? तो 734 ईस्वी में। कब? कौन सा समय? 734 ईस्वी में बप्पा रावल ने अंतिम मौर्य शासक था मान मौर्य, और उनको हरा करके चित्तौड़ पर अधिकार कर लिया था। तो यानी रावल या गुहिल वंश का है वो यहाँ पर शासन हो गया था 734 ईस्वी में, और अंतिम मौर्य शासक था मान मौर्य के नाम से जाना जाता है, उसको बप्पा रावल ने हरा दिया था और हरा करके इस चित्तौड़ पर अधिकार कर लिया था। और यह लंबे समय तक मेवाड़ के गुहिल या सिसोदिया वंश की राजधानी भी रही थी। यानी गुहिल या सिसोदिया वंश की जो लंबे समय कालखंड की जो राजधानी है वो चित्तौड़ ही मानी जाती है। अगर ऐतिहासिक महत्व की बात करें या फिर साके की बात करें, यहाँ पर कौन कौन से साके हुए थे, तो यानी दिल्ली के इल्तुतमिश और अलाउद्दीन खिलजी 1303 में आक्रमण झेले हैं। जो 1303 में पद्मिनी यानी रतन सिंह की पत्नी थी, और अलाउद्दीन खिलजी ने उसके प्रेम में पागल था और इसलिए उन्होंने इस चित्तौड़ पर आक्रमण कर दिया था। वो समय था 1303 ईस्वी में, और पद्मिनी ने 16,000 स्त्रियों के साथ में जोहर किया था। वो आता है राजस्थान का प्रथम साका 1303 ईस्वी का। उसके बाद में बहादुर शाह ने आक्रमण किया था 1534 में, और वो दूसरा साका कहलाता है, और अकबर ने किया था 1567 ईस्वी में, जो चित्तौड़गढ़ का तीसरा साका के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पर ऐतिहासिक साके और जोहर है जिसे माना जाता है वो चित्तौड़गढ़ की किले में देखे गए हैं 1303, 1534 और 1567 में। 1303 था अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण किया,
1534 था बहादुर शाह ने आक्रमण किया, 1567 था अकबर ने आक्रमण किया था। तो ये 3 साके या जौहर थे वो थे चित्तौड़गढ़ से। अगर इस जिले के गठन के बात करें वर्तमान स्वरूप में, तो इसी 1 अगस्त 1948 को मेवाड़ और प्रतापगढ़ आदि में विलय से ये जिला बना गया था। यानी प्रतापगढ़ था वो पहले चित्तौड़गढ़ का हिस्सा था, उसके बाद में अलग जिला बनाया गया था स्वतंत्र रूप में। तो उससे पहले ये प्रतापगढ़ का ही हिस्सा माना जाता है चित्तौड़गढ़। और नए संभाग पैटर्न के अनुसार है चित्तौड़गढ़ है वो वर्तमान में उदयपुर संभाग के अंतर्गत ही आता है। यानी राजस्थान का जो न्यू पैटर्न है उसमें चित्तौड़गढ़ है वो उदयपुर संभाग के अंतर्गत माना जाता है। अब हम पढ़ते हैं भौगोलिक स्थिति के बारे में। अगर चित्तौड़गढ़ की भौगोलिक स्थिति को अगर देखें तो सबसे पहले अक्षांश और देशांतर हैं। और उत्तरी अक्षांश की बात करें तो 24 डिग्री 12 मिनट से लेकर के 25 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश रहता है। यानी जो आप ये मैप देख रहे हैं और इस मैप में उत्तर का जो दक्षिण का हिस्सा है चित्तौड़गढ़ का वो 24 डिग्री 12 मिनट से लेकर के, और इसका उत्तरी छोर है वो है 25 डिग्री 12 मिनट के। तो ये इसका उत्तरी अक्षांश रहता है। पूर्व देशांतर की बात करें तो 74 डिग्री 06 मिनट पूर्वी देशांतर से, यानी जो चित्तौड़गढ़ का जो पश्चिमी भाग है वहाँ से लेकर के 75 डिग्री 49 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य इस जिले की अक्षांशीय स्थिति है। समुद्र तल से औसत ऊंचाई की बात करें तो 300 से 616 मीटर की इसकी औसत ऊंचाई रहती है। तो चित्तौड़गढ़ जिले की समुद्र तल से औसत ऊंचाई है 300 से लेकर के 616 मीटर के बीच में इसकी ऊंचाई रहती है। क्षेत्रफल और आकृति की बात करें तो इसका संपूर्ण क्षेत्रफल है वो 7822 वर्ग किलोमीटर है। यानी चित्तौड़गढ़ का वर्तमान में जो क्षेत्रफल है वो 7822 वर्ग किलोमीटर है। और अगर इसकी आकृति की बात करें, आकृति है वो घोड़े की नाल या इल्ली के समान विखंडित आकृति में है। विखंडित यानी चित्तौड़गढ़ का ये आप देख रहे हैं एक हिस्सा यहाँ है चित्तौड़ के नाम से और ये चित्तौड़गढ़ है। तो यानी विखंडित रूप में घोड़े की नाल यानी इस तरह से अर्धचंद्राकार आकृति में इस जिले की आकृति बनी हुई है। तो आप मैप में देख सकते हैं यहाँ पर घोड़े की नाल की आकृति में अर्धचंद्राकार या इल्ली की आकृति से यह जिला बना हुआ है। पड़ोसी जिले की बात करें तो इसके उत्तर में भीलवाड़ा और बूंदी जिला आता है। जो आप भीलवाड़ा देख रहे हैं ये भीलवाड़ा है और ये बूंदी है। तो इन जिलों की सीमा लगती है। पूर्व में इसकी कोटा जिले की सीमा लगती है, ये जो आप यहाँ देख रहे हैं तो कोटा जिले की सीमा है। पश्चिम की बात करें तो उदयपुर और राजसमंद की सीमा लगती है। यानी ये उदयपुर है और ये यहाँ पर आप देखोगे ये राजसमंद है। तो उदयपुर और राजसमंद इनकी सीमाएं वो लगती है। और दक्षिण की बात करें तो दक्षिण में प्रतापगढ़ आता है। जो आप यहाँ देख रहे हैं ये प्रतापगढ़, तो ये प्रतापगढ़ जिले की सीमा लगती है। तो यानी उत्तर में भीलवाड़ा बूंदी, पूर्व में कोटा, पश्चिम में उदयपुर और राजसमंद और दक्षिण में प्रतापगढ़ जिले की सीमा लगती है। पड़ोसी राज्य की अगर बात करें तो चित्तौड़गढ़ की जो सीमा है वो मध्य प्रदेश राज्य के साथ भी लगती है। जो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो छोर है वो मध्य प्रदेश राज्य से सीमा लगती है यहाँ पर। तो ये सीमा ये जो है वो मध्य प्रदेश से इसकी सीमा लगती है, तो राज्य की सीमा भी लगती है। और ये 2 भागों में बंटा हुआ है और इसे दूसरा जो भाग है इसे भैंसरोडगढ़ वाला हिस्सा मुख्य जिले से अलग माना जाता है। तो ये इसके पड़ोसी राज्य या जिले की सीमा लगती है। इसकी क्षेत्रफल और आकृति आप नोट कर लीजिएगा, अक्षांश देशांतर भी नोट कर लीजिए। अब हम चलते हैं नदियां और सिंचाई के बारे में। चित्तौड़गढ़ में किस तरह की नदियां और कौन कौन सी नदियों का प्रवाह होता है और किस तरह की सिंचाई व्यवस्था है। प्रमुख नदी की बात करें तो यहाँ पर बनास, बेड़च, चंबल, बामनी और गंभीरी ये यहाँ की इस जिले की मुख्य नदी मानी जाती है। कौन कौन सी? बनास हैं, बेड़च हैं, चंबल है, बामनी है और गंभीरी। ये चित्तौड़गढ़ जिले की 5 नदियाँ हैं। और चित्तौड़गढ़ है जो दुर्ग है वो गंभीरी और बेड़च नदियों के संगम पर बना हुआ है।
यानी गंभीरी और बेड़च नदियों का जो संगम है उस संगम पर चित्तौड़गढ़ दुर्ग है वो बनाया गया है। प्रमुख बांध की बात करें तो राणा प्रताप सागर बांध है वो चित्तौड़गढ़ के रावत भाटा में बनाया गया है। और किस नदी पर? वह है चम्बल नदी पर, यानी चम्बल नदी पर राणा प्रताप सागर बांध है वो बनाया गया है। कहाँ? रावत भाटा चित्तौड़गढ़ में। अगर भराव क्षमता की बात करें तो यह राज्य का सबसे बड़ा बांध माना जाता है। गंभीरी बांध भी यहाँ पर मौजूद है और गंभीरी बांध है वो चित्तौड़गढ़ जिले में सिंचाई का प्रमुख स्रोत माना जाता है। यानी चित्तौड़गढ़ की जो सिंचाई मुहैया करवाई जाती है वो गंभीरी बांध के द्वारा जल से की जाती है। जलप्रपात की अगर बात करें कौन कौन से जलप्रपात हैं, और जलप्रपात क्या होता है कि जब जल है वो उच्च क्षेत्र से नीचे की ओर गिरता है उच्च ढाल से, तो उसे जलप्रपात के रूप में जाना जाता है। तो यहाँ पर चूलिया जलप्रपात भी मौजूद है और चूलिया जलप्रपात है वो चम्बल नदी पर भैंसरोडगढ़ के पास में स्थित है। जो भैंसरोडगढ़ का जो हिस्सा है यानी चित्तौड़गढ़ का तो विघटित अलग जो भाग है भैंसरोडगढ़, वहाँ चूलिया जलप्रपात मौजूद है। और ये जलप्रपात राजस्थान का सबसे ऊंचा जलप्रपात माना जाता है और जिसकी ऊंचाई है 18 मीटर है। यानी ये जो जिस तरह से ये पठार भाग है इसकी ये ढलान है और यहाँ से जब नदी आती है और वो जल जब नीचे गिरता है तो वो एक फुहारे के रूप में इस तरह से गिरता है, इस तरह से, तो उसे बोलते हैं जलप्रपात। तो इसकी ऊंचाई 18 मीटर है जो राजस्थान का सबसे ऊंचा जलप्रपात माना जाता है। कौन सा? चूलिया जलप्रपात। कौन सी नदी पर? चंबल नदी पर। कौन से क्षेत्र में? भैंसरोडगढ़ चित्तौड़गढ़ में। तो याद रखना। इसके बाद में झीलें व जल प्रबंधन की बात करें तो यहाँ पर मातरकुंडिया बांध और पन्नालाल साहे का तालाब भी प्रसिद्ध है। तो यानी मातरकुंडिया बांध कहाँ स्थित है? वो है चित्तौड़गढ़ में। पन्नालाल साहे तालाब भी कहाँ है? चित्तौड़गढ़ में बनाई गई है। तो याद रखना मातरकुंडिया बांध और पन्नालाल साहे का जो तालाब है वो कहाँ बनाया गया है? तो वो है चित्तौड़गढ़ में। इसके साथ साथ में अगर बात करें तो दुर्ग के अंदर प्राचीन जल प्रबंधन के लिए 84 कुंड बनाए गए हैं। तो यानी 84 कुंड है वो चित्तौड़गढ़ के दुर्ग पर बनाए गए हैं। और मातरकुंडिया है जिसे राजस्थान का हरिद्वार या मेवाड़ का हरिद्वार कहा जाता है। तो याद रखना राजस्थान का हरिद्वार या मेवाड़ का हरिद्वार किसे कहा जाता है? तो वो है मातरकुंडिया बांध को कहा जाता है। और यहाँ पर प्राचीन जल प्रबंधन के लिए 84 कुंड है वो बनाए गए हैं और भीमलत और हाथीकुंड भी बने हुए हैं। जो मुख्य है भीमलत और हाथीकुंड भी यहाँ पर मौजूद है। इसके साथ साथ में तो ये चित्तौड़गढ़ का सिंचाई और नदियों वाला टॉपिक था हमारा। अब हम चलते हैं वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट के रूप में, तो वो है कृषि और फसलों के बारे में। अगर चित्तौड़गढ़ की कृषि और फसलों के बारे में देखें तो मुख्य फसलों में यहाँ पर मक्का, अफीम, मूंगफली, सोयाबीन और गेहूं इनका उत्पादन किया जाता है। यानी मक्का की कृषि की जाती है। अफीम उत्पादन है वो सबसे ज़्यादा चित्तौड़गढ़ में ही होता है। मूंगफली का उत्पादन, सोयाबीन का उत्पादन भी और इसके साथ साथ में गेहूं का उत्पादन भी किया जाता है। और अफीम उत्पादन में चित्तौड़गढ़ है वो राजस्थान का अग्रणी जिला माना जाता है। तो सबसे ज़्यादा अफीम का उत्पादन होता है। मिट्टी की बात करें किस तरह की मृदा है, तो मुख्य रूप से यहाँ पर लाल काली और लाल पीली मृदा पाई जाती है। तो लाल काली के साथ साथ में लाल पीली मिट्टी है वो पाई जाती है और यह मिट्टी मक्का और कपास जैसी फसलों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण मानी जाती है। यानी कपास के लिए काली मिट्टी सबसे उपयोगी होती है और मक्का के लिए लाल पीली मिट्टी है वो सबसे ज़्यादा उपयोगी मानी जाती है। अगर चित्तौड़गढ़ में सिंचाई व्यवस्था की बात करें तो मुख्य साधन के रूप में कुएं और नलकूप यहाँ सिंचाई के मुख्य स्रोत हैं और जिले के अधिकांश भूजल में से जो जल स्तर है उसका जो 10 से 20 मीटर तक के बीच में पाया जाता है। यानी आप भूगर्भ का जो जल प्राप्त करते हैं वो अगर 10 से 20 मीटर की गहराई में जाते हैं तो वहाँ भूमिगत जल है वो प्राप्त हो जाता है।
कृषि आधारित अर्थव्यवस्था की बात करें तो कृषि के साथ ये औद्योगिक जिला भी माना जाता है, यानी कृषि के साथ साथ में यहाँ पर अनेक प्रकार के उद्योग भी स्थापित किए गए हैं। और यहाँ का जो निम्बाहेड़ा जो क्षेत्र है वो सीमेंट उत्पादन के लिए, और चंदेरिया है वो एशिया के सबसे बड़े जिंक प्लांट के लिए प्रसिद्ध है। यानी एशिया का सबसे बड़ा जिंक प्लांट कहाँ है तो वो है चंदेरिया चित्तौड़गढ़ में। और निम्बाहेड़ा किसके लिए प्रसिद्ध है, वो सीमेंट उत्पादन के लिए माना जाता है। तो कृषि के साथ साथ में यहाँ की जो अर्थव्यवस्था है वो औद्योगिक पर भी निर्भर करती है। तो ये चित्तौड़गढ़ जिले की कृषि और फसलें हैं। अब हम मोस्ट इंपोर्टेंट पढ़ते हैं पर्यटन स्थल और ऐतिहासिक स्थान। अगर पर्यटन स्थल और ऐतिहासिक स्थान की बात करें तो सबसे पहले अगर सभ्यता की बात करें तो यहाँ पर है नगरी, जिसे माध्यमिका सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। तो सभ्यता में नगरी या माध्यमिका के नाम से पुकारा जाता है, और यह सीवी जनपद की राजधानी थी। यानी कौन से जनपद की, सीवी जनपद की राजधानी है वो माना जाता है नगरी या माध्यमिका को। तो याद रखना क्वेश्चन पूछे जाते हैं सीवी या माध्यमिका, सीवी जनपद की राजधानी कौन सी थी, नगरी या माध्यमिका थी। और यहाँ से प्राचीन सिक्के और वैष्णव संप्रदाय के सबसे प्राचीन अवशेष भी मिले हैं। नगरी और माध्यमिका जो सभ्यता है वहाँ पर सबसे प्राचीन सिक्के भी प्राप्त हुए। प्राचीन सिक्कों के साथ साथ में यहाँ पर वैष्णव जो संप्रदाय है उससे संबंधित जो प्राचीन साक्ष्य भी यहाँ पर नगरी और माध्यमिका में मिले हैं। दुर्ग और किले की बात करें तो दुर्ग और किले में चित्तौड़गढ़ का जो दुर्ग है वो राजस्थान का सबसे बड़ा किला है, जिसे यूनेस्को विश्व धरोहर के रूप में शामिल किया गया है। तो राजस्थान का सबसे बड़ा किला कौन सा है या दुर्ग कौन सा है तो वह है चित्तौड़गढ़ का किला, जिसका निर्माण चित्रांगद मौर्य ने करवाया था। और भैंसरोडगढ़ दुर्ग है वो भी चित्तौड़गढ़ में, और ये चम्बल और बामनी नदी के संगम पर बना हुआ है, और इसे राजस्थान का वेल्लोर कहा जाता है। तो भैंसरोडगढ़ दुर्ग को राजस्थान का वेल्लोर के नाम से जाना जाता है, जो चम्बल और बामनी नदियों के संगम पर बना हुआ है। तो ये था चित्तौड़गढ़ और भैंसरोडगढ़ दोनों दुर्गों के बारे में जो चित्तौड़गढ़ में है। अगर स्मारक की बात करें तो यहाँ पर स्मारक के रूप में विजय स्तंभ भी बना हुआ है, और विजय स्तंभ के रूप में आप यहाँ पर देख सकते हैं ये 9 मंजिला विजय स्तंभ जो महाराणा कुंभा द्वारा मालवा विजय के उपलक्ष्य में निर्मित करवाया था। यानी मालवा की विजय के उपलक्ष्य में महाराणा कुंभा ने विजय स्तंभ का निर्माण करवाया था, जो 9 मंजिला इमारत के रूप में आज भी मौजूद है। कभी चित्तौड़गढ़ जाओ आप तो वहाँ का चित्तौड़गढ़ दुर्ग और विजय स्तंभ अवश्य देख करके आओगे। इसके साथ साथ में यहाँ पर कीर्ति स्तंभ भी बना हुआ है, जो जैन व्यापारी जीजा साहे द्वारा निर्मित किया गया था, जिसे आदिनाथ को समर्पित किया गया है। जैन तीर्थकर थे आदिनाथ, और आदिनाथ को ये कीर्ति स्तंभ है वो समर्पित किया गया है, जिसका निर्माण जैन व्यापारी था जीजा साहे उसके द्वारा निर्मित है। अन्य प्रमुख स्थलों की बात करें तो रावत भाटा है वो राजस्थान का पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र माना जाता है। तो रावत भाटा है जो राजस्थान का पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र के रूप में जाना जाता है। और अभ्यारण्य के रूप में बात करें तो बस्सी जो वन्य जीव अभ्यारण्य और भैंसरोडगढ़ अभ्यारण्य है जो घड़ियालों के लिए प्रसिद्ध है, वो चित्तौड़गढ़ में ही स्थित है। तो बस्सी वन्य जीव अभ्यारण्य और भैंसरोडगढ़ अभ्यारण्य है वो कहाँ स्थित है तो वो चित्तौड़गढ़ में है, और इसे घड़ियालों के लिए प्रसिद्ध अभ्यारण्य माना जाता है। तो याद रखना, तो ये पर्यटन स्थल और ऐतिहासिक स्थान के रूप में थे। अब हम पढ़ते हैं मंदिर और धार्मिक स्थलों के बारे में। मंदिर और धार्मिक स्थल की अगर बात करें तो प्रसिद्ध सांवलिया सेठ मंदिर है वो चित्तौड़गढ़ में स्थित है। किस स्थान पर तो वह है मंडफिया बदेसर में। तो चित्तौड़गढ़ का मंडफिया बदेसर जो क्षेत्र है वहाँ पर प्रसिद्ध सांवलिया सेठ जी का मंदिर है, और इन्हें सेठों के सेठ और अफीम उत्पादकों का आराध्य देव माना जाता है। यानी इसे सेठों का सेठ और अफीम उत्पादक हैं का आराध्य देव के रूप में माना जाता है सांवलिया सेठ को। तो याद रखना सांवलिया सेठ है
इसका मंदिर कहाँ है? मंडफिया बदेसर चित्तौड़गढ़ में। और इसे सेठों के सेठ और अफीम उत्पादकों का आराध्य देव के रूप में माना जाता है। और यहाँ पर जल झूलनी एकादशी के दिन विशाल मेला भी भरता है। तो यानी एकादशी यानी 11 को यहाँ पर बहुत बड़ा मेला भी भरता है, जैसे जल झूलनी एकादशी के रूप में जाना जाता है। मातरकुंडिया तीर्थ की बात करें तो ये जो स्थान है वो रासमी गांव बनास नदी के तट पर स्थित है और इसे राजस्थान का हरिद्वार कहा जाता है, जो अभी आपको बताया था। और यहाँ पर लक्ष्मण झूला भी स्थित है। यानी ये रासमी गांव बनास नदी के तट पर बनाया गया है मातरकुंडिया तीर्थ स्थल, और इसे राजस्थान का हरिद्वार या मेवाड़ का हरिद्वार के नाम से जाना जाता है। और यहाँ लक्ष्मण झूला भी मौजूद है, जो एक मुख्य केंद्र पर्यटकों के लिए माना जाता है। मीरा मंदिर और कुंभ श्याम मंदिर की अगर बात करें तो वो चित्तौड़गढ़ में ही है, और दुर्ग के अंदर स्थित मीराबाई का भव्य मंदिर जहाँ वे कृष्ण की आराधना करती थी। यानी इसी दुर्ग के अंदर मीराबाई का एक भव्य मंदिर भी है, जहाँ पर कृष्ण की भगवान की आराधना करती थी, पूजा अर्चना करती थी। तो वो किस दुर्ग में है? चित्तौड़गढ़ में है। और इसी परिसर में मीरा के गुरु संत रैदास की स्त्री भी बनाई गई है। तो यानी मीरा की जो गुरु था जिसका नाम था संत रैदास, और संत रैदास की छत्री है वो यहाँ पर बनाई गई है इसी परिसर में, इसी दुर्ग के अंदर। अन्य धार्मिक स्थलों की अगर चर्चा करें तो यहाँ पर कालिका माता का मंदिर भी है, और यह मूल रूप से 8वीं सदी का सूर्य मंदिर है। यानी कालिका माता का जो मंदिर है चित्तौड़गढ़ में है, और 8वीं शताब्दी का ये इसे सूर्य मंदिर के नाम से जाना जाता है। बाड़ोली का जो शिव मंदिर है वो भैंसरोडगढ़ के पास गुर्जर प्रतिहार शैली में निर्मित पंचायतन मंदिर के नाम से जाना जाता है, बड़ोली के शिव मंदिर। तो बड़ोली कहाँ है? चित्तौड़गढ़ में है, जहाँ पर शिव मंदिर है, और ये भैंसरोडगढ़ के पास गुर्जर और प्रतिहार शैली में निर्मित किया गया है, और इसे पंचायतन मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। तो ये था अन्य धार्मिक स्थलों के बारे में चित्तौड़गढ़ जिले के। ये आप नोट कर लीजिएगा, क्वेश्चन आपके से यही पूछे जाएंगे प्रतियोगी परीक्षा में। अब आपके हैं मेले और संस्कृति के बारे में। मेले और संस्कृति के बारे में अगर देखें तो प्रमुख मेलों में यहाँ पर जोहर मेला का आयोजन भी किया जाता है, और जोहर मेला है वो कृष्ण एकादशी जो चैत्र माह में आती है उसमें यहाँ पर चित्तौड़गढ़ दुर्ग में मेला भरता है, जिसे जोहर मेला के नाम से जाना जाता है। और मातरकुंडिया जो मेला है वैशाखी पूर्णिमा को भरा जाता है, जिसे राजस्थान का हरिद्वार के नाम से जाना जाता है। सांवलिया सेठ जी का जो मेला है भाद्रपद शुक्ल एकादशी को भरता है सांवलिया सेठ जी का मंदिर, यानी भादवे में। और भादवे में शुक्ल पक्ष की जो एकादशी होती है 11 होती है, उस समय मेला भरता है। तो तीनों मेले याद रखने चित्तौड़गढ़ में भरे जाते हैं। जोहर मेला के जो चैत्र माह की कृष्ण पक्ष की एकादशी के दिन, और मातरकुंडिया मेला वैशाख की पूर्णिमा को भरा जाता है। सांवलिया सेठ जी का मंदिर है भादवे में शुक्ल एकादशी को भरा जाता है। इसके साथ साथ में स्थानीय संस्कृति और भाषा की बात करें तो चित्तौड़गढ़ क्षेत्र में मुख्य रूप से मेवाड़ी जो है वो 67.9% भाषा बोल का प्रयोग करते हैं। यानी सबसे ज़्यादा मेवाड़ी जो भाषा है वो बोली जाती है, और यहाँ की जो वेशभूषा है और खान पान पर मेवाड़ की गहरी छाप है। यानी मेवाड़ जो लोग हैं वो अपनी वेशभूषा के लिए और खान पान के लिए अपनी विशिष्ट छाप रखते हैं। तो इनकी पूरे भारत में इनकी अलग ही पहचान है मेवाड़ क्षेत्र के निवासियों की। लोक नाट्य की अगर बात करें लोक नाटक की, तो यहाँ पर तुर्रा कलंगी लोक नाट्य भी मौजूद है, और ये चित्तौड़गढ़ विशेषकर जो निम्बाहेड़ा का जो क्षेत्र है सबसे प्रसिद्ध लोकनाट्य या लोक नाटक माना जाता है। तो तुर्रा कलंगी लोकनाट्य है वो चित्तौड़गढ़ में है, और ये निम्बाहेड़ा का सबसे प्रसिद्ध लोकनाट्य माना जाता है।
और इसमें शिव यानी तुर्रा और पार्वती यानी कलंगी का संवाद होता है। यानी तुर्रा है वो शिव की प्रतिमा बनाई जाती है और कलंगी है वो पार्वती की प्रतिमा बनाई जाती है। तो उसके साथ में संवाद होता है और चंग वाद्य यंत्र भी वहाँ पर आयोजन होता है। तो साथ साथ में चंग जो होली के अवसर पर बजाया जाता है वो वहाँ पर तुर्रा कलंगी लोक नाट्य के रूप में चित्तौड़गढ़ में किया जाता है। हस्तकला की बात करें तो बस्सी की काष्ठ कला जो लकड़ी के कलात्मक खिलौने, कावड़ यानी चलता फिरता देवघर और बेवाण यानी लकड़ी के मंदिर बनाने के लिए विश्व प्रसिद्ध है। यानी बस्सी की काष्ठ कला चित्तौड़गढ़ की मुख्य फेमस है। भारत में नहीं, एशिया में और पूरे विश्व में है। जो लकड़ी के कलात्मक अलग अलग कलाकारी करके खिलौने बनाना, कावड़ यानी चलता फिरता जो देवघर है मंदिर है वो बनाना, बेवाण है वो लकड़ी के मंदिर बनाने का कार्य भी किया जाता है। और आकोला की जो दाबू प्रिंट लोकप्रिय मानी जाती है। तो आकोला की दाबू प्रिंट है वो कहाँ की प्रसिद्ध है? तो वो है चित्तौड़गढ़ जिले की। तो आकोला की दाबू प्रिंट है वो चित्तौड़गढ़ की मुख्य है, प्रसिद्ध है। तो प्रिय विद्यार्थियों, ये था चित्तौड़गढ़ जिला। अब हम अंत में आपको करवा रहे हैं वो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, और क्वेश्चन है पहला, राजस्थान का गौरव और मालवा का प्रवेश द्वार किस दुर्ग को कहा जाता है? वह है चित्तौड़गढ़ दुर्ग को। तो आपने अभी अध्ययन किया है 8 पॉइंट में, उन्हीं 8 पॉइंटों से बना करके मैं क्वेश्चन है कि राजस्थान का गौरव और मालवा का प्रवेश द्वार किस दुर्ग को कहा जाता है? तो वह है चित्तौड़गढ़ दुर्ग को। दूसरा जो क्वेश्चन है, राजस्थान का हरिद्वार किसे कहा जाता है और यह किस नदी के किनारे स्थित है? तो वह मातृकुंडिया जो रासमी इस मंदिर को कहा जाता है और ये बनास नदी के किनारे मौजूद है। तो यानी राजस्थान का जो हरिद्वार है वो मातृकुंडिया मंदिर को कहा जाता है जो बनास नदी के किनारे मौजूद है। तीसरा जो हमारे पास में जो क्वेश्चन है वह चित्तौड़गढ़ का प्राचीन स्थल यानी नगरी या माध्यमिका है ऐतिहासिक काल में किस जनपद की राजधानी थी? तो वह सिवी जनपद की जो प्राचीन नाम इसका है माध्यमिका। तो यानी प्राचीन नाम जो माध्यमिका है जिसे सिवी के नाम से जाना जाता है वो नगरी के नाम से वो सिवी जनपद की राजधानी माना जाता है। चौथा जो क्वेश्चन है, चित्तौड़गढ़ दुर्ग मुख्य रूप से किन 2 नदियों के संगम पर स्थित है? तो इसका आंसर होगा गंभीरी और बेड़च नदी के संगम पर। तो यानी चित्तौड़गढ़ दुर्ग है मुख्य रूप से किन 2 नदियों के संगम पर है? तो गंभीरी और बेड़च नदी आपस में जहाँ मिलती है वहाँ पर चित्तौड़गढ़ का किला बना हुआ है। 5वां क्वेश्चन है, तुर्रा कलंगी लोक नाट्य में मुख्य रूप से किस वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है? वह है चंग का। तुर्रा है वो शिव के रूप में सजाई जाती है और कलंगी है वो पार्वती के रूप में, और चंग वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है। तो ये थे 5 मोस्ट इंपोर्टेंट आपके लिए क्वेश्चन। तो प्रिय विद्यार्थियों, आपको मेरी क्लास पसंद आई है, लाइक कर दीजिए, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। इसी तरह से राजस्थान जिला दर्शन की इस क्लास में मैं आपके लिए रोजाना मुख्य रूप से प्रतियोगी परीक्षा से संबंधित मैं आपके लिए चैप्टर लेकर आता हूं उस जिले के बारे में जहां के इतिहास, वहां का भूगोल, वहां के पर्यटन स्थल, वहां की कृषि और न जाने अन्य भी जो दुर्ग हैं या फिर वहाँ के मेले हैं, संस्कृति है, उनके बारे में भी मैं आपके लिए जो मुख्य रूप से एग्जाम में पूछे जाने वाले हैं वो लेकर के आता हूँ। तो अपनी नोटबुक में ऐड कीजिएगा। इन्हीं आशा के साथ में एक बार पुनः सभी का हार्दिक शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत, बहुत बहुत धन्यवाद।